बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं पत्र लेखन। ये रचनात्मक लेखन के अंतर्गत आता है। जैसा कि आपको पता है, पत्र दो तरह के होते हैं। पहला होता है अनौपचारिक पत्र। तो आज हम पढ़ने वाले हैं औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र किन्हें लिखे जाते हैं, क्यों लिखे जाते हैं, इसकी भाषा क्या होती है, इसका प्रारूप क्या होता है, इन सारी बातों को आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। औपचारिक पत्र, औपचारिक पत्र को इंग्लिश में फॉर्मल लेटर भी कहते हैं। तो यहाँ पर औपचारिक पत्र लिखने से पहले कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, कुछ ऐसे सवाल हैं जो हमारे सामने आते हैं, जैसे कि किन को लिखे जाते हैं, ये पत्र आखिर हम किन्हें लिखते हैं, इनमें क्या लिखा जाता है, इसका कंटेंट जो है वो क्या होता है, इसकी विषय वस्तु क्या होती है, भाषा क्या होती है, भाषा के बारे में है कि इसकी भाषा आखिर किस तरह की भाषा का हम प्रयोग इसमें करते हैं, पत्र का प्रारूप क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट है पत्र का प्रारूप क्या है, फॉर्मेट क्या है, इसे लिखने का जो करेक्ट तरीका है, जो सही तरीका है, वो आखिर क्या है। तो सबसे पहले है हम ऐसे पत्र किन्हें लिखते हैं, किन को ये पत्र लिखे जाते हैं। तो आइए देखते हैं। औपचारिक पत्र लिखे जाते हैं जिन्हें हम निजी रूप से नहीं जानते, ऐसे लोगों को जिन्हें हम पर्सनली नहीं जानते, मतलब हम ऐसा भी हो सकता है कि हमारे उनसे कभी भी मुलाकात ही ना हुई हो, हम उनसे कभी मिले ही ना हो। पहले आइए देखते हैं और कौन कौन से ऐसे लोग हैं या कौन कौन से ऐसे विभाग हैं जहां पर कि हम औपचारिक पत्र लिख सकते हैं। प्रधानाचार्य, जैसे कि आपके विद्यालय के प्रधानाचार्य, ऐसी कोई आपकी समस्या है या आप इस तरह से कुछ बोलना चाहते हैं, कोई आवेदन देना चाहते हैं या छुट्टी के लिए या किसी और चीज के लिए, तो उसके लिए कभी ना कभी हमें प्रधानाचार्य को पत्र लिखने की जरूरत पड़ती ही है। तो उस दशा में जो पत्र लिखा जाता है वो होता है औपचारिक पत्र। पदाधिकारियों, जो उच्च पद पर आसीन हो, ऐसे ऐसे विभाग, ऐसे ऐसे ऑफिस, ऐसे ऐसे कार्यालय जहां पर कि जो हायर पोस्ट पे जो ऑफिसर्स बैठे हैं, उन्हें भी हमें कभी ना कभी पत्र लिखने की जरूरत पड़ती है। व्यापारियों, जैसे हम व्यापारी हैं, हम खुद स्वयं हम बिजनेसमैन हैं और हमें किसी दूसरे व्यापारी से कुछ काम है, तो हमें उस सिलसिले में व्यापारियों को पत्र लिखना पड़ सकता है। ग्राहकों, हमारे कोई कस्टमर हैं, उन्हें भी कभी ना कभी पत्र, इस तरह के औपचारिक पत्र लिखे जा सकते हैं। पुस्तक विक्रेता, हमें कोई पुस्तक मंगानी हो या हमारे पास पुस्तक आई हो लेकिन जितना हमने ऑर्डर किया था उसके हिसाब से पुस्तक ना आई हो, तो उसकी शिकायत करते हुए या पुस्तक मंगाने हेतु हम इस तरह से पुस्तक विक्रेता को, बुक सेलर को पत्र लिख सकते हैं। संपादक, किसी भी समाचार पत्र के या किसी मैगजीन के संपादक को भी पत्र लिखा जा सकता है। मंत्रालयों के उच्चाधिकारी, जैसे सरकारी जो मंत्रालय होते हैं, जैसे कि स्वास्थ्य मंत्रालय, खाद्य मंत्रालय, परिवहन मंत्रालय, इस तरह के जो मंत्रालय हैं, जैसे कोई बड़ी समस्या है आपके पूरे शहर की या आपके पूरे इलाके की, तो उस समस्या को आप बताते हुए वहां के जो उच्चाधिकारी हैं, हायर ऑफिशियल्स हैं, उन्हें आप पत्र लिख सकते हैं। सरकारी विभाग के अधिकारी, अब यहाँ पे कुछ ऐसे सरकारी विभाग हैं जो आपके ही शहर में हैं, आपके ही क्षेत्र में हैं, और आप उन्हें अपनी किसी शिकायत के बारे में या किसी परेशानी के बारे में बताते हुए पत्र लिख सकते हैं। तो ऐसे कौन कौन से विभाग हो सकते हैं? स्वास्थ्य अधिकारी, आपके एरिया में अगर कोई स्वास्थ्य केंद्र है, कोई हेल्थ सेंटर है जहां पर कि समय से डॉक्टर नहीं आते हैं या वहां पर जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही हैं, तो आप वहां के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिख सकते हैं। नगर निगम अधिकारी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो ऑफिसर हैं उन्हें, आपके एरिया जो है, आपका क्षेत्र जो है, वहां की साफ सफाई ठीक से नहीं हो रही है, तो इस बारे में भी आप नगर निगम अधिकारी को पत्र लिख सकते हैं। डाक विभाग, डाक विभाग है पोस्टल डिपार्टमेंट, पोस्टल डिपार्टमेंट के अधिकारी को भी आपकी कोई जरूरी चिट्ठी है, वो नहीं आई है समय पर, या जो पोस्टमैन है वो अपनी रेगुलर ड्यूटीज नहीं दे रहा है, तो इससे रिलेटेड कंप्लेन करते हुए आप यहाँ पर पत्र लिख सकते हैं। बिजली विभाग, इलेक्ट्रिसिटी जो ऑफिस होता है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो ऑफिस होता है, वहां के जो ऑफिसर होते हैं, उन्हें भी आप इलेक्ट्रिसिटी की कोई प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा पावर कट है या किसी और तरह की समस्या है इलेक्ट्रिसिटी को लेकर के, तो आप यहाँ पर पत्र लिखें। तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट आता है, ऐसे पत्रों में, औपचारिक पत्रों में क्या लिखा जाता है। तो जिस तरह की आपकी समस्या है उसी तरह से, या जो भी पत्र का शीर्षक दिया गया है उसी समस्या को बताते हुए, उसका समाधान बताते हुए आपको इस पत्र को लिखना है। लेकिन इसमें आप
कोई भी ऐसी निजी बातें न लिखें, या जो अधिकारी हैं उनका हाल समाचार पूछना या उनके दुख सुख के बारे में पूछना, इस तरह की बातें इसमें कभी भी नहीं लिखनी चाहिए। जिस कारण से आप पत्र लिख रहे हैं सिर्फ उतना ही आपको इसमें लिखना होता है। कोई भी अनौपचारिक बातें, जैसे कि अनऑफिशियल बातें जो कि आपकी समस्या से हटकर हैं, आपकी निजी बातें हैं, इस तरह की बातें इसमें हम कभी भी नहीं लिखते हैं। इसकी भाषा क्या होती है? सबसे पहले जो इसकी भाषा होती है उसका आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है, क्योंकि ये उच्च अधिकारियों के पास हमें ये पत्र लिखना होता है। तो जो भी आपकी समस्या है, हो सकता है ये समस्या बहुत दिनों से है और आप लोग इसके कारण बहुत परेशान हो रहे हों, लेकिन फिर भी पत्र में लिखी गई जो आपकी भाषा है वो बहुत ही संयमित होनी चाहिए। बहुत ही पेशेंस के साथ आपको शब्दों का चयन करना है। ऐसा ना हो कि आपने गुस्से में बहुत कुछ ऐसा लिख दिया जो कि आपको लिखना नहीं चाहिए था। तो आपकी भाषा जो है वो अच्छी होनी चाहिए, सरल तो होनी ही चाहिए, स्पष्ट भी होनी चाहिए। आप अपनी समस्या या अपनी शिकायत जो है उसे अच्छी तरह से आप साफ शब्दों में आप उसे लिखें, और भाषा जो है आपकी संयमित हो, किसी के मान सम्मान को इससे ठेस ना पहुंचे, या ऐसा ना हो कि आपने जो शिकायत की है उससे किसी की नौकरी चली जाए। इस तरह की शिकायत भी हमें कभी भी नहीं करनी चाहिए। हाँ, यदि हम किसी चीज की प्रशंसा कर रहे हैं कि हाँ कोई चीज आपके क्षेत्र में अच्छी हुई है, उसके लिए आप वहां के जो अधिकारी हैं उस विभाग के, उस डिपार्टमेंट के, उन्हें आप पत्र लिख करके उन्हें बधाई देना चाहते हैं या उन्हें धन्यवाद कहना चाहते हैं, तो वहां पर आप उन लोगों का नाम आप लिख सकते हैं जिन्होंने इस कार्य को अंजाम दिया है। लेकिन अगर कोई शिकायत है तो आपको कभी भी किसी कर्मचारी का नाम इसमें कभी भी नहीं लिखना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपके एक पत्र की वजह से उस पर कोई अलग तरह की कार्यवाही हो जाए, वो अपनी नौकरी से हाथ धो बैठे। तो इन सारी बातों का आपको पत्र लिखते समय ध्यान रखना है। पत्र का प्रारूप ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाहे पत्र आप कैसा भी लिखें, किसी भी विषय पर लिखें, उसका अगर प्रारूप सही नहीं है तो परीक्षा में जब आप इस तरह के पत्र लिखेंगे तो जरूर से आपके नंबर कम हो जाएंगे। तो यहाँ पर पत्र के प्रारूप का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होता है। तो आइए देखते हैं औपचारिक पत्र के लिए किस तरह का प्रारूप हमें फॉलो करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले है औपचारिक पत्र का प्रारूप। सबसे पहले आता है यहाँ पर प्रेषक का पता। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, प्रेषक और प्रापक जो शब्द है उसका मीनिंग अच्छे से आपको पता होना चाहिए। प्रेषक मतलब लेटर लिखने वाला, जो पत्र लिख रहा है, और प्रापक मतलब जिससे पत्र प्राप्त हो रहा है, जिसके पास हम पत्र लिख रहे हैं वो होता है प्रापक। तो यहाँ पर प्रेषक का पता, सबसे पहले आप यहाँ पर अपना पता लिखेंगे। आप पत्र लिख रहे हैं तो आपका पता यहाँ पर होना चाहिए। सरल शब्दों में यहाँ पर आपको अपना पता लिखना है। उसके बाद यहाँ पर एक लाइन छोड़नी है। प्रेषक का पता के बाद एक लाइन आपको, लीव वन लाइन यहाँ मैंने लिखा है, एक लाइन आपको यहाँ छोड़नी है। उसके बाद आता है दिनांक, फिर आपको डेट लिखना है। डेट का भी जो फॉर्मेट है, ये नहीं कि आपने दिनांक भी लिख दिया, ब्रैकेट में डेट भी लिख दिया, उसके बाद आप लिख रहे हैं। डेट आपको ध्यान से लिखना है। जैसे आप लिख रहे हैं डेट 14/7/2019, तो सिर्फ आपको इतना यहाँ पर लिखना है, ये सारी चीजें आपको नहीं लिखनी है। डेट लिखने के बाद फिर से एक लाइन आपको छोड़ना है, लीव वन लाइन यहाँ पर फिर से मैंने लिखा है। इसके बाद आपको प्रापक का पता, किस विभाग में, किस डिपार्टमेंट में आप ये पत्र लिख रहे हैं, तो यहाँ पर ये जो है प्रापक का पता लिखना बहुत जरूरी है। यूजुअली हम अधिकारी का नाम नहीं लिखते हैं, तो यहाँ पर जैसे कि हम बिजली विभाग में हम पत्र लिख रहे हैं, वहां के किसी उच्च अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं, तो यहाँ पर उच्च अधिकारी महोदय लिखा जाता है। फिर नीचे डिपार्टमेंट, कौन से डिपार्टमेंट को आप पत्र लिख रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, तो यहाँ पर बिजली विभाग कार्यालय। उसके बाद सिटी, जो भी सिटी में आप यहाँ रहते हैं वही सिटी यहाँ पर आप लिखेंगे। इसके बाद आता है फिर से एक लाइन छोड़ने के बाद यहाँ पर आपको विषय लिखना है। औपचारिक पत्रों में विषय कभी भी नहीं छोड़ना है, विषय लिखना ही है। तो यहाँ पर विषय, हम किस सिलसिले में हम ये पत्र लिख रहे हैं। अगर आपके क्षेत्र में बिजली की बार बार कटौती होती है, बिजली नहीं रहती, तो इसके बारे में आप पत्र लिख रहे हैं, तो यहाँ पर वही विषय आप बहुत शॉर्ट में करके लिखेंगे। जैसे कि बिजली बार बार कट जाने की शिकायत हेतु पत्र, बस इतना ही आप लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद आता है फिर से एक लाइन छोड़ने के बाद संबोधन, सैल्यूटेशन। यहाँ पर क्या सैल्यूटेशन, किस तरह से आप उन्हें एड्रेस करेंगे, तो यहाँ पर
यूजुअली एक ही एड्रेस सबके लिए यहाँ पे किया जाता है। औपचारिक पत्र के लिए अनौपचारिक पत्र की तरह यहाँ बड़े छोटे या हम उम्र इस तरह की बातें नहीं देखनी है। ये मान के चलना है कि जो भी है, जिसे भी आप पत्र लिख रहे हैं, उन्हें आप एक ही सैल्यूटेशन आप लिखें, जैसे कि माननीय महोदय या सिर्फ महोदय। अगर आपको अच्छे से पता है कि उस विभाग में कोई महिला अधिकारी हैं, तब आप यहाँ पर महोदया, महोदय की जगह महोदया लिख सकते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है विषय वस्तु। जैसा कि मैंने अनौपचारिक पत्र में बताया था, विषय वस्तु 3 पार्ट्स में बटी होती है। यहां पर भी सेम वही है। प्रथम अनुच्छेद फर्स्ट पैरा, द्वितीय अनुच्छेद सेकंड पैरा, तृतीय अनुच्छेद थर्ड पैरा। तो यहाँ पर फर्स्ट जो पैरा है उसमें आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है, आप कौन से एरिया से बिलोंग करते हैं, ये सारी चीजें आपको लिखनी है। दूसरे में डायरेक्टली आपको अपने पॉइंट पे आना है कि किस सिलसिले में आप ये पत्र लिख रहे हैं। जो विषय है वो आपको यहाँ पर शुरू कर देना है कि अगर बिजली कटौती के बारे में है तो हमारे क्षेत्र में बार बार बिजली कटौती होती है, जिसके कारण हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये सारी शिकायतें जो है यहाँ पर आप लिख सकते हैं। उसके बाद तृतीय अनुच्छेद। तृतीय अनुच्छेद में आता है कि रिक्वेस्ट किया जाए अधिकारी से कि जल्दी ही कोई ठोस कदम वो उठाएं और इस समस्या का समाधान करें, और इसके लिए कृतज्ञ होते हुए उन्हें धन्यवाद भी कहना है कि मैं आपका इस मदद के लिए बहुत आभारी रहूंगा। ये इस तरह के लास्ट लाइन के साथ आपको इस लेटर को खत्म करना है। तो कुछ जो सेंटेंसेस हैं उन्हें आपको याद रखना है कि स्टार्टिंग कैसे करना है और एंड कैसे करना है। उसके बाद ये तीनों पैराग्राफ खत्म होने के बाद हमारी विषय वस्तु जो है वो पूरी हो जाएगी। उसके बाद हम नीचे सधन्यवाद लिखेंगे, और सधन्यवाद लिखने के बाद भवदीय या भवदीया। अगर आप पुरुष हैं तो आप भवदीय लिखेंगे, अगर आप महिला हैं तो आप भवदीया लिखेंगे। और उसके बाद यहाँ पर प्रेषक का नाम, आप अपना नाम यहाँ पर लिखेंगे। तो ये होता है औपचारिक पत्र का प्रारूप। इसी प्रारूप को फॉलो करते हुए आपको कोई भी पत्र लिखना है। अब इसके बाद ये तो तब हुआ जब हम किसी सरकारी गवर्नमेंट ऑफिस में हम पत्र लिखते हैं, या किसी पुस्तक विक्रेता को पत्र लिखते हैं, किसी कस्टमर को पत्र लिखते हैं, किसी बिजनेसमैन को पत्र लिखते हैं, या किसी न्यूज़पेपर एडिटर को पत्र लिखते हैं। लेकिन वही अगर हमें अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है, तब जो फॉर्मेट है वो थोड़ा सा बदल जाता है। तो आइए वो भी फॉर्मेट देख लेते हैं। अगर हम अपने स्कूल के या विद्यालय के प्रधानाचार्य को हम पत्र लिख रहे हैं तो यहाँ पर प्रेषक का पता नहीं लिखना है। यहाँ हम प्रेषक का जो एड्रेस है, सेंडर्स एड्रेस जो है वो नहीं लिखेंगे। सीधे हम शुरू करेंगे सेवा में प्रधानाचार्य और विद्यालय का नाम और पता। यदि आपके विद्यालय का नाम क ख ग विद्यालय है, कोई भी विद्यालय का नाम है, तो यहाँ पर विद्यालय का नाम और विद्यालय ऐसे लिखेंगे। आप किस एरिया में है वो और किस शहर में है, तो ये 3 चीजें आप विद्यालय का पूरा एड्रेस यहाँ पर आपको लिखना है। उसके बाद एक लाइन छोड़नी है, फिर विषय, किस संबंध में आप ये प्रधानाचार्य को ये पत्र लिख रहे हैं वो विषय यहाँ पर शॉर्ट में लिखेंगे। उसके बाद संबोधन, यहाँ पर भी संबोधन वही होगा, माननीय महोदय या महोदय। अगर आपकी प्रिंसिपल जो है वो लेडी हैं, तो अगर वो प्रधानाचार्य हैं तो यहाँ पर भी प्रधानाचार्य होगा, और यहाँ संबोधन में आप माननीय महोदया लिखेंगे। उसके बाद विषय वस्तु, यहाँ पर वैसे हमने पहला और दूसरा अनुच्छेद में ही इसे खत्म कर दिया है। तो यहाँ पर पहला अनुच्छेद रहेगा कि आपका नाम क्या है और आप कौन सी कक्षा से हैं, और दूसरा अनुच्छेद में आपको पूरा जो कारण है पत्र लिखने का वो आपको पूरा खत्म करना है। और इसी के अंतर्गत आ जाता है लास्ट में जो आप अपनी कृतज्ञता प्रकट करेंगे वो भी आपको दूसरे अनुच्छेद में ही खत्म कर देना है। उसके बाद जैसे हमने पहले वाले में देखा था प्रारूप में, उसी तरह से यहाँ भी सधन्यवाद, लेकिन यहाँ पे भवदीय या भवदीया बिल्कुल नहीं लिखना है। यहाँ पर आप छात्र हैं, शिष्य हैं उस विद्यालय के, तो आपको यहाँ पर आपका आज्ञाकारी शिष्य, अगर आप शिष्या हैं, लड़की हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे आज्ञाकारिणी शिष्या या छात्रा। ये इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा। उसके बाद यहाँ पर प्रेषक का नाम, आप अपना नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर किस कक्षा के आप हैं, कक्षा का, जैसे कि यहाँ पर 8वीं ब से आप हैं तो यहाँ पर 8वीं ब लिखेंगे आप। डेट में कौन सी तारीख को आप ये पत्र प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं वो तारीख यहाँ पर आपको लिखनी है। तो ये है
प्रधानाचार्य को, अपने विद्यालय के ही प्रधानाचार्य को अगर आप पत्र लिख रहे हैं तो आपको ये फॉर्मेट है। सिर्फ एक ही डिफरेंस है, यहाँ पर प्रेषक का पता नहीं आएगा और यहाँ पर जो एंड में आप सैल्यूटेशंस लिखते हैं वहां पर आपका आज्ञाकारी शिष्य और धन्यवाद ये, और यहाँ पे कक्षा और दिनांक हमें जोड़ना है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो आइए इनसे रिलेटेड हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले जैसे कि बिजली विभाग के अधिकारी को बार बार बिजली चले जाने पर होने वाली मुश्किलों को बताते हुए पत्र लिखना है। तो यहाँ पर बिजली विभाग मतलब इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस में जो भी वहां के ऑफिसर हैं उन्हें आपको बार बार जो पावर कट होता है उसकी शिकायत करते हुए और अपनी जो परेशानी आपको उठानी पड़ रही है उसके बारे में बताते हुए पत्र लिखना है। तो यहाँ पर प्रेषक का पता आ गया, फिर उसके बाद आपने दिनांक लिख लिया, फिर यहाँ पर प्रापक का पता, किस डिपार्टमेंट को आप ये पत्र लिख रहे हैं। तो यहाँ पर सेवा में अधिकारी महोदय, अधिकारी का आपको नाम नहीं पता है, नाम पता होने पर भी आपको सिर्फ अधिकारी महोदय ही लिखना है। उसके बाद बिजली विभाग कार्यालय, कौन सा डिपार्टमेंट है ये वो लिखना है आपको, और ये डिपार्टमेंट कौन से सिटी में है। तो कानपुर, ये बिजली की समस्या है तो ये ऑब्वियस है कि ये जो दोनों सिटी है आप भी उसी सिटी में रहते हैं और ये जो बिजली विभाग है तो ये भी कानपुर ही है, दोनों सिटी एक है। उसके बाद विषय, बार बार बिजली चले जाने की समस्या हेतु तो यहाँ पर संबोधन में आपने माननीय महोदय लिखा। इसकी जो विषय वस्तु है वो फिर से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पैरा में बटी हुई है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर शुरू कैसे करेंगे आप, निवेदन यह है कि हम आदर्श नगर क्षेत्र के निवासी हैं। यहाँ पिछले 15 दिनों में 16 घंटे बिजली नहीं रहती है। अब यहाँ पर जो पहली लाइन है ये आपने अपने बारे में बता दिया कि आप कहाँ के निवासी हैं। इसके बाद यहां से आपने वो समस्या लिखनी शुरू कर दी जिसके कारण आपने ये पत्र लिखा है। तो यहाँ पर बिजली नहीं रहती, बच्चों की परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं, बिजली ना होने के कारण वे पढ़ नहीं पाते, बिजली से चलने वाले घरेलू उपकरणों के न चलने के कारण घर के काम काज पर भी इसका असर पड़ता है, बूढ़े बुजुर्ग और छोटे बच्चे गर्मी के कारण सो नहीं पाते, कार्यालयों का काम भी बिजली न होने के कारण बंद पड़ा है। आप फिर लास्ट में आप अनुरोध कर रहे हैं उनसे इस समस्या को जल्दी से जल्दी खत्म करने के लिए। आपसे अनुरोध है कि इस समस्या के समाधान हेतु जल्द से जल्द कोई ठोस कदम उठाएं। हम सब आपके बहुत आभारी रहेंगे। तो यहाँ पर कृतज्ञता जताते हुए, आभार जताते हुए आप इस पत्र को खत्म करेंगे। उसके बाद धन्यवाद, भवदीय, आप एक पुरुष हैं इसीलिए आपने भवदीय लिखा, मुकेश वर्मा या फिर क ख ग। तो इस तरह से ये जो पत्र है वो बिजली विभाग को लिखा गया औपचारिक पत्र है। अगर प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ प्रेषक का पता मैंने नहीं लिखा है, सीधे हमने प्रधानाचार्य और विद्यालय के पते के साथ ये पत्र शुरू कर दिया है। सेवा में प्रधानाचार्य क ख ग विद्यालय आगरा। विषय अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। इस पत्र का विषय है अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को 3 दिन के अवकाश के लिए पत्र लिखना है। तो यहाँ पर जो विषय है वो हमने बहुत शॉर्ट में लिखा है, महोदय या माननीय महोदय या माननीय महोदया, अगर लेडी है प्रिंसिपल आपकी तो महोदया। सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की 8वीं कक्षा का छात्र हूँ। यहाँ पर आप 8वीं कक्षा के छात्र हैं ये आपने बता दिया। कल विद्यालय से आते ही मुझे बुखार आ गया जो रात तक और बढ़ गया। डॉक्टर ने मुझे आराम करने की सलाह दी है, अतः मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। कृपया मुझे 3 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। तो यहाँ पर ये जो है ये मैंने ये जो 2 है वो आपको दूसरे अनुच्छेद में ही इसे मानना है। तो यहाँ पर आपने कृतज्ञता प्रकट करते हुए ये सेंटेंस को यहाँ पर खत्म कर किया है। तो ये दोनों हम दूसरे अनुच्छेद के अंतर्गत ही मानेंगे। ये है आपने अपना परिचय दिया और कौन सी कक्षा के छात्र हैं आप ये आपने यहाँ पर बताया है। उसके बाद लास्ट में धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी छात्र, अगर आप छात्रा हैं तो आपकी आज्ञाकारिणी छात्रा, कक्षा 8वीं ब, क्लास लिखना है और साथ में तिथि डेट लिख। तो इस तरह से ये प्रधानाचार्य को पत्र आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो बच्चों आशा है ये पत्र लेखन के अंतर्गत जो औपचारिक पत्र के बारे में जो कुछ भी मैंने आप लोगों को आज बताया है वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा और किसी भी दिए गए विषय पर अब आप औपचारिक पत्र लिख पाएंगे। अलग अलग विषयों पर भी हम आने वाले समय में जरूर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।